वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फंडामेंटल्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनपीएस के बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, दैट्स नेशनल पेंशन स्कीम। So straight away I'll get into the agenda first. So what you will learn today, you will learn what is NPS, what is National Pension Scheme, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू एनपीएस, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है इस स्कीम में, इस स्कीम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं एनपीएस में इन्वेस्ट करने के, टैक्स बेनिफिट क्या है सैलरीड के लिए, बिजनेस के लिए, दोनों के लिए देखेंगे। आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं एनपीएस को, और क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में हम जानेंगे, एनपीएस के डिफरेंट डिफरेंट फंड्स के बारे में, कैसे इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में, और आखिरी में मेरा टेक एनपीएस को लेके, लाइक मैं क्या समझता हूँ। तो ये सब हमारा ब्रॉड टॉपिक है आज को लेके। आई थिंक दिस कवर्स एवरी बिट ऑफ इट। इससे पहले आपने वीडियो देखे होंगे जहाँ पे शायद किसी एक या दो या तीन एलिमेंट के बारे में आपको बताया गया है, बट आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर एंड टू एंड ए टू सी नॉलेज ऑफ व्हाट एनपीएस मीन्स ओवरऑल। Okay, so first thing, what NPS is? So NPS एक पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में स्टार्ट करी थी। एंड इनिशियली जब ये स्टार्ट हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हुई थी। फिर लेटर ऑन जब नेक्स्ट 5 years के बाद जब बजट आया 2009 में, तब इसको अक्रॉस ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया था। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इट्स ओपन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट इन दी एनपीएस। ओके, ये रेगुलेटेड बॉडी है जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल बॉडी लाइक सेबी और LIC and all. So this is also a regulated body. PFRDA is the regulatory body which stands for the Pension Fund Regulatory and Development Authority. इसका एक ट्रस्ट है जो इसका पूरा फंड मैनेज करता है, लुक्स आफ्टर मैनेजिंग एंड सेफगार्डिंग द एसेट्स एंड फंड्स अंडर एनपीएस फ्रेमवर्क बॉडी। सो उस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम समझेंगे। सो एनपीएस जैसे कि एक पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसी के तरह एक नेशनल पेंशन सिस्टम है जो कि इन पार है। सो फर्क ब्रॉडली अगर बताऊं आपको मैं, पीपीएफ में आप अपनी सैलरी, पीपीएफ एक मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सारे सर्विस क्लास के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट के हों, जहाँ वो अराउंड 12% ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी बेसिक सैलरी का जमा करते हैं, उतना ही पोर्शन कंपनी भी जमा करती है, तो दोनों ही कॉस्ट टू कंपनी के स्ट्रक्चर में आता है। बट एनपीएस अनलाइक पीपीएफ इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के मैंडेटरी नहीं है। वो चाहें तो जमा कर सकते हैं, चाहे ना भी कर सकते हैं, सो इट्स डिपेंड। And that's why it's not so popular. While every one of you must have heard about NPS in their company, in their place where they work, where you work, but actually not many people opt for it. So lots of misconceptions हैं. That also I'll clear it along the way. I'll take you through these slides. So but hang out to me, stick to me. I'll give you a brief on every aspect of NPS. इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? आपने पीछे देखा एनपीएस है, एनपीएस में क्या क्या हो सकता है। एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एज सच मेंशन की इट्स नॉट लाइक कि आपको करना ही करना है, या फिर आपको 8% ही रिटर्न मिलेगा या 8.2% ही रिटर्न मिलेगा जैसे आपको बाकी पीपीएफ में मिलता है। एनपीएस में रिटर्न्स कुड गो एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 to 12, 15, 20, 25. There is no limit to it. The reasons I'll tell you later, because I invest into equity market. Okay. सेकेंड लो कॉस्ट है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपको शायद डायरेक्ट में करते हो तो 0.5 0.6% लगता है एक्सपेंस रेशियो, रेगुलर में उतना ही 1% प्लस कर दो तो लगता है लगभग। एनपीएस में बहुत कम है, लाइक 0.10 से स्टार्ट होता है और मैक्स टू मैक्स गो अप्स टू लाइक 0.30, सो बहुत चीप है, इवन डायरेक्ट फंड से भी चीप है एनपीएस। रिटायरमेंट सिक्योरिटी, इट्स रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो रिटायरमेंट सिक्योरिटी आपको देता है। पोर्टेबिलिटी है, जस्ट लाइक पीपीएफ, आप एक कंपनी दूसरी कंपनी में स्विच करते हो, डोंट नीड टू ओपन अ न्यू एनपीएस अकाउंट, यू कैन ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग एनपीएस अकाउंट टू न्यू कंपनी ऑल्सो। ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलेशन है, बीइंग अ गवर्नमेंट बॉडी इट ऑफर्स यू लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट इज देयर, रेगुलेशंस हैं, कंट्रोल करते हैं इसके वर्किंग को। पार्शियल विड्रॉल्स आप कर सकते हो आफ्टर इन्वेस्टिंग फॉर अ मिनिमम ऑफ सर्टेन years, like 5 years, you can withdraw some money out of it, 3 years के बाद भी
वेल्थ क्रिएट करता है, बिकॉज इक्विटी में इन्वेस्ट है, डेरिवेटिव में है, सॉरी इक्विटी में है, अल्टरनेटिव एसेट्स में है, बॉन्ड्स में है। सो कॉम्बिनेशन है बहुत सारा, वी विल लर्न अबाउट दैट आल्सो इन लेटर स्लाइड्स। सो बहुत सारे फायदे हैं एनपीएस में इन्वेस्ट करने के। हम देखेंगे सबको एक बार एक करके। कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? आई थिंक सभी कर सकते हैं। 2009 के बाद से दिस इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स। 18 साल 17 साल के बीच में कोई भी कर सकता है। हालांकि स्पेशल बेनिफिट है फॉर ऑल दोज हु आर इन सर्विस क्लास। ओके, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो। बिजनेस क्लास के लिए भी बेनिफिट है, बट स्पेशल बेनिफिट है जो सर्विस क्लास को मिलता है। सो अगर आप सर्विस क्लास वाले हो तो आपको इस प्रेजेंटेशन में बन के रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर। एनपीएस का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है। इसके 4 मेन एस्पेक्ट हैं। एक तो रेगुलेटेड बॉडी है, जिसको पहले आपको बताया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इस पूरे एनपीएस के फंड को देखती है। एनपीएस ट्रस्ट है जो पैसे को मैनेज करता है, लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वही एनपीएस ट्रस्ट मैनेज करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, किस तरह का रिटर्न आएगा। सो एनपीएस ट्रस्ट इज दैट बॉडी जो मैनेज करती है। ट्रस्टी बैंक है, फिलहाल में एक्सिस बैंक है। 5 साल पहले से एक्सिस बैंक था, 2021 में दोबारा से रिन्यू करके एक्सिस बैंक को ही दिया गया है। तो ट्रस्टी बैंक है एक। और सीआरए, सो सीआरए बेसिकली होता है सेंट्रलाइज रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज होती हैं, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो एनपीएस में। सो प्रोटीन मतलब एनएसडीएल का है, केफिन टेक मतलब केफिन टेक्नोलॉजीज कंपनी हो उसके थ्रू। तो दो दो सीआरएस हैं ब्रॉडली, एक एनएसडीएल और एक केफिन। एनएसडीएल इज प्रोटीन समथिंग एल्स। सो इनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सो ये बहुत मेन टॉपिक है पूरे एनपीएस स्लाइड्स का, कि एनपीएस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, कौन कौन सी एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो एनपीएस में 2 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2। टियर 1 बेसिकली मैंडेटरी टियर है। ये जो भी इन्वेस्ट करना चाहेगा एनपीएस में, उनको पहले स्टार्ट टियर 1 से ही करना होता है। ये एक प्राइमरी रिटायरमेंट अकाउंट है, कि ये मेन प्राइमरी मतलब मेन अकाउंट है। इसमें आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं, टैक्स के बेनिफिट्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं, ये सब आपको टियर 1 अकाउंट में ही मिलते हैं। ओके, इसमें विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि ये रिटायरमेंट एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि विड्रॉल को लेके टैक्स बेनिफिट मिलते हैं आपको इसके अंदर। आप एक अमाउंट जब आप इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में, तो उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर मैं आपको टैक्स बेनिफिट के बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो एक एटीसी के अंदर तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। 1.5 लाख की जो लिमिट है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसमें से आपको कंसिडर मिल जाएगा। 1.5 लाख के अलावा अगर आप 50,000 एडिशनल और अगर इन्वेस्ट करते हो एनपीएस में, तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हो रिडम्पशन एग्जेम्पशंस में। तो वो भी आपको बेनिफिट है। तो एक तरह से पकड़ा जाए तो 1.5 प्लस 50,000 2 लाख रुपीज हो गया। तो ये तो जो बेनिफिट है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस क्लास हो या फिर सैलरीड हो। अब बिजनेस क्लास के लिए एक कंडीशन आ जाती है कि उसकी जो ग्रॉस इनकम होती है, उसका वो 20% तक इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर 1.5 या फिर 20% ऑफ ग्रॉस इनकम, विच एवर इज हायर। तो वो एक कंडीशन आ जाती है बिजनेस क्लास के लिए। सैलरीड क्लास के लिए भी ये कंडीशन है, 10% और 1.5 विच एवर इज हायर करके। दूसरा लॉक इन पीरियड है, क्योंकि ये ऐसा मेंशन कि एक रिटायरमेंट का ऑप्शन है, जिसमें लॉक इन पीरियड भी आता है। मिनिमम 5 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। उसके बाद करना चाहो तो देखो कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आप विड्रॉ कर सकते हो, लाइक मेडिकल है, एजुकेशन है। इफ यू बाइंग योर फर्स्ट हाउस देन यू कैन विड्रॉ योर मनी। कोई इलनेस है देन यू कैन विड्रॉ मनी। कंडीशन लिस्टेड है, एनपीएस की ट्रस्ट वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाती हैं, जहाँ से आपको मालूम पड़ेगा किस सिचुएशन में कितना विड्रॉ कर सकते हो। जो टीयर 2 अकाउंट है वो बेसिकली कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। मतलब इट्स नॉट अ मैंडेटरी अकाउंट टू हैव इट। आप टीयर 1 से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टीयर 2 में आप अगर आप ओपन करते हो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना मर्जी इन्वेस्ट करो, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको। दैट्स व्हाई देयर इज नो एग्जेम्पशन टू इट। व्हाटएवर यू इन्वेस्टिंग, आप ऑप्शन चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेटा इक्विटी में जितना मर्जी डालना चाहो डाल सकते हो। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंदर आपको टीयर 1 में इक्विटी में कैन नॉट गो मोर देन 75% एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। 75% ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते, चाहे आप खुद से डालो या फिर ऑटो चूज करो, ऑटो चॉइस का कुछ भी कोई भी ऑप्शन चूज करो, वो आई एक्सप्लेन यू लेटर। तो उसमें you cannot put more than 75%. Tier 2 में आप जितना मर्जी डालो, because there is no tax benefit, there is no exemption, so you have a choice to make your own judgment.
विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। जो भी आप विड्रॉ करोगे या कैपिटल गेन जो भी आपका जनरेट होगा, उसको आपको डेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। तो इन म्यूचुअल फंड में जो सब लोग समझते हैं डेट और इक्विटी, तो डेट का टैक्सेशन इज अराउंड 30 पर आपके स्लैब के हिसाब से होता है। तो जो भी आपकी इनकम स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे दी इनकम टैक्स ऑन द रिटर्न्स। सो वैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर। कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। सो ये तो मोटा मोटा हो गया टीयर 1 2। टीयर 1 जैसे समझा आपने, ये हर एक के लिए मैंडेटरी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, प्राइवेट में अगर आप इनकेस इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टीयर 1 से स्टार्ट करना होगा। एक बार ओपन कर लिया, मिनिमम 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको हर साल करना ही करना है। ठीक है, ये तो ब्रॉड टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट मैं आपको लेके जाता हूँ इन्वेस्टमेंट मोड्स के बारे में। अब दो तरह के ऑप्शन होते हैं एनपीएस में इन्वेस्ट करने के। एक तो होता है एक्टिव, दूसरा होता है ऑटो। तो एक्टिव मतलब आप फुल्ली कंट्रोल में लेके चल रहे हो, यू वांट टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स बाय योर ओन, या आप टीयर 1 में भी कर सकते हो। बट द ओनली कंडीशन इज 75% तो पहले आपको बताया मैंने। सो मल्टीपल एसेट क्लासेस हैं इसके अंदर। यू हैव इक्विटी, यू हैव गवर्नमेंट बॉन्ड, यू हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड, यू हैव अल्टरनेट एसेट्स। इन चारों के बीच में यू कैन डिवाइड कि आपको किसमें कितना डालना है, एंड यू आर द ओनर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। यू हैव टू डिसाइड हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट इन विच इक्विटी एसेट क्लास और एसेट क्लास। ऑटो में ये जो एनपीएस की कंपनीज हैं, जो फंड हाउसेज हैं, वो मैनेज करते हैं आपके लिए। 3 लाइफ साइकिल है जिसमें आपको चूज करना होगा। एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड एंड कंजर्वेटिव। सो जिसको थोड़ा एग्रेसिव मतलब बहुत एग्रेसिव हो आप इक्विटी में, आपका मैक्सिमम इक्विटी में 75% तक रहेगा। मॉडरेट में 50% इक्विटी रहेगा और कंजर्वेटिव में 25% इक्विटी रहेगा। तो एग्रेसिव मतलब हाई रिटर्न हाई रिस्क, मॉडरेट मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क, एंड कंजर्वेटिव में लो रिटर्न लो रिस्क। सो आप जो भी चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एग्रेसिव में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 12 to 15 to 17% रिटर्न्स, मॉडरेट में अराउंड 9 to 12% रिटर्न्स, एंड कंजर्वेटिव में कुछ भी अराउंड 8% to 9% to 7% लाइक दैट। तो ये रिटर्न्स बेस डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली आपके फाइल को लेके। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एज में आप ये चूज कर पाओगे। Like if I am, let's say, 35 year old, I can choose aggressive for now, but that doesn't mean that I'll stick to that aggressive for next 25-30 years of my life. It will automatically move it to a moderate to a conservative as and when I grow old. Okay, so that's the beauty of the auto choice. Okay, so I prefer to invest in auto choice. Don't want the hassle to manage the fund by myself and making some mistake in timing out the market. So I'll leave it to auto choice. For now, I have the aggressive life cycle. कौन कौन से एसेट क्लास अवेलेबल है? सो पहले आपको बताया जैसे कि इक्विटी है, डेट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड अल्टरनेट एसेट्स। तो उसके बारे में ये ब्रीफ है। सो इक्विटी, ये कैटेगरी आप याद रखना, अल्फान्यूमेरिक देख रहे हो, ये आप याद रखना ECGA, बिकॉज इसी से आप एक स्कीम के बारे में उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे। सो इक्विटी की लिमिट है 75%। इक्विटी एक तरह का क्लास है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी मतलब वही स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की इक्विटी शेयर होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स कॉर्पोरेट रिलीज करते हैं लोन लेने के लिए, उनको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें जनरली इंटरेस्ट रेट हाई होता है। अब जैसे अदानी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड निकाला, रिलायंस ने निकाला, श्री राम ऑटोमोबाइल्स ने निकाला, फाइनेंस कंपनी है जो, ऐसे बजाज फाइनेंस, इन सब के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं। इनके यूजुअली थोड़े रिटर्न्स हाई होते हैं बिकॉज थोड़ा रिस्क भी हाई होता है बिकॉज प्राइवेट है इंडिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट बहुत तरह के बॉन्ड निकालती है। NHAI के बॉन्ड्स होते हैं, RBI के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स निकलते हैं। इनमें रिटर्न थोड़ा सा कम होता है लेकिन इसकी सेफ्टी ज़्यादा है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रहती है। अल्टरनेटिव एसेट्स में क्या होता है, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड फंड्स होते हैं जो एक पर्पस के लिए क्रिएट करे होते हैं। और इनके अंदर इन्वेस्ट करने से चांसेस होते हैं कि एडिशनल रिटर्न आपको मिल सकते हैं। इसकी भी लिमिट 5% है। इन एनी गिवन पॉइंट यू कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 5% ऑफ द अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो। तो ये 4 मेन ब्रॉडर कैटेगरीज के इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं जो अवेलेबल है एनपीएस में। अब टैक्स बेनिफिट क्या है? टैक्स बेनिफिट 3 सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया बेसिक आपका एटीसी, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके अंदर ही आप कवर कर सकते हो। 10% ऑफ सैलरी अगर आप सैलरी क्लास हो, अगर आप बिजनेस हो तो 20% ऑफ ग्रॉस इनकम तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख के अंदर ही आपका एडजस्टमेंट होगा। अगर आप एडिशनल इन्वेस्ट करते हो 50,000 तो ओवर एंड अबव 1.5 लाख के अलावा एक सेक्शन आता है अंडर 80 CPE।
तो उसके अंदर आप सॉरी 80CCD1B, तो सीसी तो ऊपर वाला हो गया, ये वाला हो गया आपका 80CCD1B। तो इसके अंदर आपको एडिशनल 50,000 की सेविंग्स मिल जाती हैं। अब मेन सेक्शन जो मैं बताना चाहूंगा ये वाला है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। सो ये वाला सेक्शन जो है, दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल आर नॉट हैव नॉट ऑप्टेड फॉर इट, एंड आई विल urge you guys to go ahead, talk to your company HR, see if they have the option of an NPS. Because if they have an option, this is a very good opportunity. Probably you're missing out on saving your taxes. So please go and do it. Earlier it was around 12% or 10% of your basic salary. So उसमें होता कैसे है कि let's say you have a basic salary of, calculation की easiness के लिए we'll consider 1 lakh rupees. You have a salary of around 2 lakh rupees in a month. 1 lakh is the basic salary, right? और 1 lakh की basic salary है, so what you can do, आप अपनी कंपनी से बात करके बोल सकते हो कि दिस इज माई एनपीएस अकाउंट, आई वांट यू टू इन्वेस्ट 10% ऑफ माई बेसिक सैलरी इनटू एन एनपीएस, एंड तो वो क्या करेंगे, आपकी 10% बेसिक सैलरी में 10,000 रुपये हो, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये आपके सैलरी में से काट के दे विल इन्वेस्ट दैट 10,000 रुपीज इनटू अ एनपीएस अकाउंट। अब जैसे ही ये मनी एनपीएस में जाएगी, that 10,000 rupees multiplied by number of months in a year, 12, equals to 1,20,000। सो आपकी जो एनुअल सैलरी होगी, लेट्स से 2 लाख के हिसाब से आपकी 24 लाख रुपए सैलरी है, तो एनुअल सैलरी में से आपके ये 1,20,000 रुपए कम हो जाएंगे एज ए टैक्सेबल कंपोनेंट। तो योर सैलरी, योर टैक्सेबल सैलरी वुड बी अराउंड 2 लाख 24 लाख रुपीज माइनस 1.2 लाख रुपीज। तो आपकी बचेगी 22,80,000 रुपीज। तो आपकी वो टैक्सेबल सैलरी बचेगी। तो वो आपको आपको फायदा क्या हुआ, 10% आपका मनी इन्वेस्टमेंट में चला गया। इन्वेस्टमेंट एनपीएस आपको एक रिटर्न जनरेट करके देगा जो पीपीएफ से बेटर होंगे मोस्टली, ओके, बिकॉज उसमें इक्विटी भी रहता है, उसमें अल्टरनेट एसेट्स भी रहता है। और उसका फायदा क्या हुआ, आपका वो 1,20,000 रुपीज का सैलरी बच गया, ठीक है, आपका वो टैक्स बच गया। अब आप अगर ये एनपीएस नहीं करते, if you would have not done this 10%, then what would have done with this 1.20, you have to pay at least 30% के हिसाब से टैक्स, इजिली आपका हो जाता 40,000 रुपीज। So you have saved around 40,000 rupees just by investing into NPS, and that 40,000 rupees saving is in terms of your tax, not the taxable salary. It's the pure saving in terms of tax. So वो फायदा मिलता है आपको एनपीएस से। एंड दिस इज द केस व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ ओल्ड रिजिम। अगर आप न्यू रिजिम कर सकते हो, न्यू रिजिम चूज कर सकते हो, देन यू कैन इन्वेस्ट 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी अंडर अ न्यू रिजिम। So जैसे 10% है, ऐसी 14%। नाउ 14% इफ यू डू इट, 1 लाख की बेसिक है, 14,000 इन्वेस्ट इक्वल्स टू 1 लाख, आई थिंक 1,78,000। तो 1,78,000 rupees you will end up saving, or 1,68,000, sorry. So this is the level of saving you can do it, and 168 का अगर आप 30% करो, so that much of tax you will actually save in while investing into an NPS fund. So NPS की ये broad level saving है। 1.5 लाख रुपए ऊपर आप बचा सकते हो यहाँ पे, 50,000 यहाँ बचा सकते हो, और अगेन यहाँ पे 14% तक की आप बेसिक सैलरी अपनी डिपॉजिट करके यहाँ पे भी टैक्स बचा सकते हो। So lots of saving. People generally they overlook NPS when they look at the overall ways of saving taxes. And I'll see a lot of many people, not only ones who are new to industry, but also who have been veterans working since 15, 20 years also. They try to overlook, they don't look into so much of details of the NPS, and somehow they overlook the entire benefit of this. So please invest into NPS. That's a must to have it. It's a beautiful investment tool for those who are looking for a retirement fund. Okay. नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं विड्रॉल रूल्स के बारे में। नाउ एनपीएस क्योंकि लॉक इन है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है रिटायरमेंट के लिए, सो बट गवर्नमेंट ने कुछ लीनियंसी दी है, दे हैव गिवन यू सम लिबर्टी वे यू कैन पुल आउट मनी इफ यू नीड। सो आफ्टर यू हैव बीन अ सब्सक्राइबर फॉर 3 years एनपीएस के, यू कैन विड्रॉ सम मनी फ्रॉम इट। ओके, maximum you can withdraw 25% of the contribution of your contribution. So remember this, you can only withdraw your contribution, you cannot withdraw your employer contribution. So if you're contributing via 1.5 lakh limit or 50,000 limit, then you can withdraw that money after completing 3 years, okay, up to 25%. So maximum you can withdraw 3 times until your retirement, and entire tenure of NPS account, and the amount cannot exceed 25% of your contribution. रिटायरमेंट के बाद 60 years के बाद you can withdraw 60% of your accumulated corpus lump sum,
उससे आप दूसरी कोई एन्युटी बाय कर सकते हो, आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो या कुछ बाय कर सकते हो। सो बट 60 years से पहले, बिफोर अचीविंग दैट रिटायरमेंट एज, इफ यू नीड सम मनी, you can withdraw 25% of your contribution. After achieving the 60 years of age, you can withdraw 60% of the accumulated coffers as a lump sum. यहाँ पे लिंक दिया हो मैंने, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएंगी एग्जिट को लेके। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग है, प्राइवेट के लिए अलग है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट अलग है, इन केस ऑफ प्री मेच्योर विड्रॉल अलग है, इन केस ऑफ डेथ अलग है रूल। सो बहुत सारे रूल्स हैं, इफ्स एंड बट्स, जो चेंज होते रहते हैं। दैट्स व्हाई आई हैवंट लिस्टेड डाउन ईच एंड एवरी, बट ये ब्रॉड लेवल है या हाई लेवल है आपको समझने के लिए कि कैसे विड्रॉ आप कर सकते हो। तो मतलब पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, लिवरेज है, आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। नेक्स्ट देखेंगे हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में। सो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको लेके चलूँगा एक वेबसाइट पे। ये वेबसाइट पे आप रेफर कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आप NPS प्लस टाइप करोगे और रिटर्न्स में जाओगे तो ये तरह की आपको एक शीट मिलेगी। इसमें रिटर्न्स आप देख सकते हो। जैसे कि आपको बताया था स्कीम ई। अब स्कीम ई का मतलब ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी। तो ये इक्विटी का परफॉर्मेंस है लास्ट एक साल में। एक साल बहुत नैरो पीरियड हो जाएगा देखने के लिए परफॉर्मेंस को, बिकॉज मार्केट्स हैव ऑलमोस्ट बीन करेक्टेड इन लास्ट 6-7 months। सो हम लॉन्ग टर्म देखेंगे, 5 years कम से कम लेकर चलेंगे। सी एंड दिस इज हाउ द 5 year रिटर्न स्टैंड आउट। सो 5 year रिटर्न्स में नाउ दिस इज दैट asset class where you can invest 75% of your corpus. You can choose it. Like even in the auto choice, you have an aggressive option under which you will invest 75% of your corpus into an equity. So यहाँ पे see, if you see the return, almost every company who is managing a pension fund, they have given above 20% returns in last 5 years. Okay, Aditya Birla 18.85, HDFC 19.47, ICICI 20.44, Kotak, Axis के पास भी है, I think they have not listed down over here, but Axis के पास भी pension funds हैं, LIC है, SBI है, और ये so almost all top bankers have their investment funds, pension funds, so you can look at their performance. 7 years में देखा जाए तो 7 years में almost picture would have been same. You see a drop off by 7% approximate. So this is the average return. So long term में see guys, you may think of कि 20% returns मिल सकता है, but long term में returns will come down to around 12-13% only. Please don't expect equity में long term में 15 20% 25% return. Short term में होता है. Last year before this bear cycle happened, people have actually got around 40, 50, 60% returns in many of the funds. But that's is only have possible in a short term. Long term may it will gonna get average out. That's where we always say long term you will hardly face a scenario where you're being in minus. Mostly you'll be at a plus of 12%, 13%, 14%. So that's a very genuine expectation. You should have it from your investment also. If you're a long term watcher, invest, keep looking at it, keep balancing out your portfolio every 6 months, 1 year, keep really looking at your portfolio. Is it there somewhere you have extra weightage on it, reduce it. So that's how a different portfolio rebalancing we can look at it in a different session when I'll create. But long-term returns would be around 12 to 15% only. So this is what is clearly visible over here. Okay. So ये तो equity के returns होगा. Like this, you can choose कि आपको किसके returns देखने हैं. For example, now I want to look at the government securities. So I'll select G. So government bonds के return देखेंगे. And Tier 1 का return देखना है मेरे को. तो Tier 1 में government bonds के return as expected, it is within the range of 8 to 9%. Like no one is above 9 and no one is less than 8. So that's a safe bet. आप किसी के भी equity ले सकते हो. यहाँ पे आपको एक्सेस दिख रहा होगा. सो एक्सेस इज हैविंग 8.06. मैक्स अगर देखो तो शायद LIC का है 8.81, एंड बट ऑलमोस्ट एवरीवन इज एट द सेम लेवल. सो हार्डली ये 1 year के रिटर्न्स हैं. इवन इन 5 years आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स टू चेंज अ लॉट. Yeah, so there's a change of 1.5% on average. So you see almost everyone is at the same 7%, 7.16. Aditya Birla being at the highest. So this is the way you can actually look at the returns. Okay. Now, if I have to look at the corporate bonds, so corporate bonds C category, I guess scheme C. Again, we'll look at the 5 years, and everyone is at the 7.8 to 7%. So this is the returns. So ये compare कर सकते हो if you are having a option to choose which pension fund you want to opt for it. You can see from here with and then invest accordingly.
Now we'll look at the NPS A alternate assets. So alternate assets 5 years may. So here you will see a difference. So unlike other asset class where everyone was more or less on the same level, in alternate assets you see a lots of difference because there are lots of difference when you invest in one real estate investment fund versus another. Like some real estate may work out very well, some real estate may not work out very well. Okay, while government securities may work more or less same for everyone, the government bonds will have the similar returns across everyone. That's not the case with the real estate. That's not the case with the alternate investment infrastructure. So that's where you see a lot of difference. So here you can actually look at this graph and take your call. Like if I look at the returns of 10 years, then 10 years I don't have any record because this scheme happened to just started in 2004. Though they have past 10 years, but I don't see any returns over here. So in 7 years, if we look at SBI is having highest return, 9.23, followed by HDFC at 8.58. And let's look at 5 years. 5 years also, they both have continued to retain their position as number one and number two. If I look at number three, 3 years, then also, oh sorry, in 3 years, HDFC have overtaken SBI. So now HDFC is number one, SBI is number two. But thankfully, SBI and HDFC are top two pension fund in this category. If you look at 1 year return, then 1 year you have a different player, ICICI at 10.89. SBI is still able to keep its position at number two. So clearly a winner if you look at compare it return from 10, 7, 5, 3, 1. SBI is a clear winner, have been almost in number one and number two position. So this is I'm not suggesting you to invest in SBI. I'm just giving you a brief. I'm just reading the graph over there and telling what I'm able to pull out from here. Okay, take your own call, take your own decision when you want to invest into a NPS and if you want to make a choice between the alternate investment tools. So this is how you can check the returns. Okay, tier two, may those who are interested, you can see tier two like government securities, tier two, equity tier two. Equity tier two returns are here. I don't much not a much difference. Almost everyone is at 20% the stake. So I think the returns will more or less be same for tier one and two. Hardly there be any difference between them. So that's about performance of the equity funds. Okay. Now we'll move on to another slide. So how to invest? So दो तरीके हैं. You can invest either via online or offline. So online, if you want to invest, then you can go to the NPS portal. You can select your centralized record keeping agency between KFintech or Protein NSTL. And once you click on that, you need to uh, give your PAN number. You need to have a PAN number, Aadhaar number. Keep those two details, upload your documents like these are the documents required, address proof and all. Once you upload, you have to choose between the option the auto or the self one. So if you choose active one, if you choose the auto one, you have to decide aggressive, moderate one, and the conservative one. If you choose the active one, then you have to decide which one investment and all that you have to select it. Once you do that, you have to make the investment, and that's where you'll get that PRAN. So PRAN is the permanent retirement account number. So this is how the card look like. Uh, you once you like just like a plan, you have a PRAN number. That's your permanent accounts number for retirement. So, and you can track that. You can log into your NPS portal. You can track investments like very easily. It's very easy to track the investment. You can also contribute by yourself. You can also contribute to employer. So offline may same process. You have to find out the point of presence. Mostly the banks. You can go to any nationalized bank. They have the option to open an NPS account. Even banks do offer opening an NPS account online as well. So you can open the NPS account. You can invest through it. Similarly, all the documents required like basic Aadhaar card, address proof, ID proof, income or PAN, all those documents are required and you can start investing in this. So I'll make a detailed video on how to invest in NPS probably next month and I'll share that with you. But it's very simple. If you Google it through, if you scroll it through, you'll understand how to open NPS. Conclusion. So I personally leverage all the sections available for tax benefit in NPS, be it the 1.5 lakh rupees. So that is not much helpful because I already have another investment like EPF, Employee Provident Fund, almost taking up that 70% of that limit. And then you have 50,000 rupees. I do that
from last 2 years, I've been actively investing into the self contribution of 50,000 rupees additional to get that limit of ATCC D1B. Investing into a through the employer means also I save around 92,000 rupees of pure investment. I invest around 14% of my basics. That just happened this year, and I have new um, limit, though that 1.5 lakh is not available to me, but still with that new limit, new regime, I'm able to save around 3.5 lakh rupees from taxable salary, which turns out to be a 92,000 rupees in a pure tax for me. It gives me an opportunity, unlike PPF or EPF. NPS gives me an opportunity to invest into an equity market as well. Um, and the tier two option give me flexibility like mutual fund, but there's no tax benefit, so that's a little disadvantage. Probably maybe the government might look into it later, but for now it's been treated as a debt mutual fund, so you'll get tax tax per your tax slab. It has definitely a potential to beat returns from BPF and APF. So that's my take on it. For all those who are in service, I will urge you to check with your HR and see if they can give you the employer contribution of NPS. So please remember, it will not come out of your CTC. It will still be a part of your CTC. So don't expect your HR to give you 10% extra just because you want to invest into an NPS. It will still be a part of your CTC. Your take home will reduce, but your tax will also reduce. Okay. So that's my take on it. Please do comment in the comment box if you have any questions. I'll be happy answering you. This is my channel where I create content on finance. So please do subscribe to it, and thank you so much for your time.